नमस्कार। आज हम पाठ्य पुस्तक काव्य निधि से आधुनिक कविता जो सेकेंड ईयर छात्र अभी फोर्थ सेमेस्टर में द्वितीय भाषा हिंदी से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए आधुनिक कविता से हरिवंश राय बच्चन जी की कविता तू क्यों बैठ गया है पथ पर। इस कविता को उससे पूर्व कवि परिचय, बच्चन जी का जीवन परिचय, बच्चन जी की रचनाएं आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर संक्षिप्त में बातचीत करेंगे। आरंभ कर देते हैं कवि परिचय। हलावाद के जन्मदाता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान है। बच्चन जी का जन्म सन 1907 को इलाहाबाद के चक मोहल्ले में कायस्थ परिवार में हुआ था। बच्चन के माता का नाम श्रीमती सुरसती देवी और पिता का नाम श्री प्रताप नारायण राय था। बच्चन की आरंभिक शिक्षा उर्दू माध्यम से हुई, किंतु आगे चलकर इन्होंने हिंदी से अध्ययन किया। हिंदी माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। सन 1927 में इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके उपरांत सन 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा अंग्रेजी भाषा में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1952 में आयरलैंड जाकर उन्होंने महाकवि ईट्स के संबंध में शोध कार्य किया। सन 1954 में इस शोध प्रबंध के लिए उन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। 1955 में भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। इतना ही नहीं, 1966 में राज्यसभा के सदस्य का कार्यभार भी इन्होंने संभाला था। बच्चन जी के वैवाहिक जीवन के बारे में आरंभिक रूप में थोड़े उनको कष्ट हुए थे। उनके बारे में अगर से सोचेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में अगर से देखेंगे, तो सन 1927 में इंटर के अध्ययन काल में ही बच्चन का विवाह श्यामा नामक कन्या से हुआ। बच्चन को वैवाहिक जीवन का सुख अधिक समय तक नहीं मिला, क्योंकि उनकी पत्नी श्यामा देवी जी टीबी से पीड़ित थी और सन 1936 में उनकी मृत्यु हुई। इससे कवि बच्चन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहा था। फिर से भी इंसान को आगे बढ़ना है, दुख को
पीछे धकेलकर उन्होंने सन 1942 में 1942 में हरिवंश राय जी ने तेजी नामक कन्या से दूसरा विवाह किया। इस विवाह से उनके जीवन में एक नवीन मोड़ धारण कर लिया। उनके जीवन में एक नया सा मोड़ आया। उनके 2 सुपुत्र हुए। उन्हें हिंदी सिनेमा जगत में प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन के रूप में हम जानते हैं। हिंदी सिनेमा जगत में प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन। दूसरा जो सुपुत्र था, उस दूसरे सुपुत्र का नाम था अजिताभ बच्चन। ये दोनों भाई, एक भाई सिनेमा जगत में प्रसिद्ध हुए और दूसरे जो अजिताभ बच्चन जो थे वह बिजनेस के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। ये उनका पारिवारिक जीवन था हरिवंश राय बच्चन जी का। अब थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हुए सन 1932 से लेकर सन 1936 तक, यानी कि 1932 से लेकर 1936 तक बच्चन के लिए अत्यंत कठिन समय रहा। यानी कि 4 साल का जो समय था बच्चन के जीवन में, यह अत्यंत कठिन साबित होता है। इस समय में आर्थिक अभाव में पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी गीत रचना का क्रम आरंभ होता है। संकट के ऊपर संकट आने पर, आर्थिक का अभाव होने पर, पारिवारिक का दायित्व इनके कोमल कंधों पर आने पर, फिर भी इस कवि ने अपनी कविता नहीं छोड़ी। वह निरंतर अपने गीत लिखते रहे। इसके उपरांत वह अभ्युदय एवं चांद पत्रिका के कार्यालय, अग्रवाल विद्यालय आदि में वे कार्यरत रहे। उदर पोषण के लिए, पारिवारिक पोषण के लिए उनको अनेक स्थानों के ऊपर काम करना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य उन्होंने कुछ समय के लिए किया। इतना ही नहीं, बच्चन ने विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाया हुआ सत्याग्रह आंदोलन, चरखा चलाने का आंदोलन, सूत काटने का आंदोलन। इसके अतिरिक्त गांव में जन जागरण के लिए उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए। तत्कालीन समाज में जो देश के लिए, जनता के लिए जिस विचारों की आवश्यकता थी, उस सारे के सारे विचार बच्चन जी ने एक तरफ पारिवारिक बोझ उठाते हुए, दूसरी ओर अध्ययन का कार्य करते हुए, तीसरी ओर सामाजिक आंदोलन में भाग लेते हुए इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा का साक्षात्कार हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। बच्चन जी ने बेल्जियम, फ्रांस, इटली, रूस, मंगोलिया, जर्मनी, अमेरिका आदि विदेशों में
जाकर विदेशों की यात्रा की। इतना ही नहीं, विदेशों में जो जो ज्ञान मिला, विदेश के लोगों के सांस्कृतिक धार्मिक विचारों के ऊपर इन्होंने गहन अध्ययन किया। उसके बाद वही विचार, वही अनुभव आने वाले अपने रचनाओं में उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया। यानी कि इन्होंने विदेश यात्रा की थी। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, रूस, मंगोलिया, जर्मनी, आयरिश, अमेरिका आदि आदि विदेशों में जाकर इन्होंने बहुत सारा भ्रमण भी किया था। समय समय पर बच्चन जी को सम्मान एवं पुरस्कार भी मिले। बच्चन जी को साहित्य की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कुछ पुरस्कार मिले हैं। उसमें से पहला पुरस्कार था साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उसके बाद सरस्वती सम्मान एवं पद्म भूषण सम्मान से इनको पुरस्कृत किया था। ऐसे महान प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, जीवन को संघर्ष से आगे बढ़ाने वाले, हलावाद के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवि का निधन सन 2003 में हुआ था। ये प्रतिभावान कवि की वाणी यहीं पर समाप्त हो गई थी। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन इस संसार से त्याग दिया था। हरिवंश राय बच्चन जी की कुल मिलाकर लगभग 30 से भी अधिक ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। संक्षिप्त में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। काव्य को अगर से हम देखेंगे तो इनके महत्वपूर्ण 3 या 4 काव्य हमारे सामने आते हैं। एक है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि आदि इनके मुख्य काव्य हैं। इनको मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये 3 काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। काव्य के साथ साथ हरिवंश राय जी ने निबंध भी लिखे हैं। नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ आदि इनके प्रसिद्ध निबंध माने जाते हैं। आत्मकथा के ऊपर अगर से बात करेंगे तो 1-2 आत्मकथाएं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। उससे सबसे पहले आता है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर आदि इनकी आत्मकथा हैं। इसके अतिरिक्त अनुवाद, समीक्षा आदि आदि पर भी इनकी लेखनी तीव्र गति से चली थी और इन्होंने लगभग 30 से अधिक साहित्य ग्रंथों को हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए देने का प्रयास किया था। अब इन्होंने आपके लिए एक कविता, एक छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है तू क्यों बैठ गया है पद पर। ये छोटी सी कविता है, 2-3 बातें कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कविता क्या होती है। तो कविता आरंभ करने से पहले हम कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। कविता को पढ़ने के बाद फिर इसका भाव जो है, इसका जो सारांश जो है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के जो विचार है बताने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ कर देते हैं कविता को। बड़ी ही सुंदर कविता है। तू क्यों बैठ गया है पद पर, तू क्यों बैठ गया है पद पर,
ध्यान ना हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे। बैठना चलने वाले के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु राह जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। जीवित भी तू आज मरासा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिंता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों 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 चलकर, अरे तू क्यों बैठ गया है पद पर। फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। तू क्यों बैठ गया है पद पर, दहे न हो पर है मग आगे, बस धरता जल तू पग आगे। बैठना चलने वाले के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु राह जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। जीवित भी तू आज मरासा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त हरिवंश राय जी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस आधुनिक समाज को देना चाहते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी तू क्यों बैठ गया है पद पर नामक कविता के माध्यम से मनुष्य को प्रयत्नशील होने का उपदेश देते हैं, कोशिश करने का संदेश देते हैं, निरंतर संघर्ष करने की भावना उनके हृदय में रखने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं मनुष्य का जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करना है। जीवन में अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की कठिनाइयां, रुकावट आदि आते ही रहते हैं। इसी में ही जीवन की पूर्णता है। ऐसे परिस्थितियों में हमें प्रयत्नशील होकर आगे बढ़ना है, निरंतर संघर्ष करते रहना है। संघर्ष ही जीवन को तराशता है, वही हमको निखारता है और संवारता भी है। इतना ही नहीं, वह जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव भी करवाता है। इसलिए हमको निरंतर संघर्षशील होना है, मनुष्य को प्रयत्नशील होना है, अपने जीवन को संवारना है। इसलिए आप संघर्ष से डरकर जीवन रूपी रास्ते से अपने कदम पीछे मत कीजिए, आगे बढ़ते ही रहिए। लेखक यहाँ पर जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर, जीवन की गतिविधियों को देखकर, संकटों को देखकर वह निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और वह नाराज होकर बैठ जाता है। तो ऐसे जिन लोगों ने जीवन से डरकर चुपचाप बैठने का व्रत धारण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे समाज को उन्होंने एक संकेत दिया है कि आप लोगों को प्रयत्नशील होकर ही रहना है। जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतें आती है, जीवन में अनेक प्रकार के संकट आ जाते हैं। जीवन
अनंत दुख से ही भरा हुआ है। इसलिए हमको नाराज होकर, भयभीत होकर नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। बच्चन जी कहते हैं, जीवन के पद पर तुम क्यों ऐसे निश्चल बैठ गए हो? यदि जीवन में तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी तुम्हें आगे आना है। यह जीवन निश्चल बैठने के लिए नहीं है। चलने वाले दलों को देखकर वे किस तरह से अपने कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे जीवन की मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आप तमाशा बनकर बैठ गए हो। आप होश में आ जाओ, आपको यह शोभा देता है। उठो, आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना ही है। इस तरह से कवि कहते हैं, ध्येय न हो पर हो, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे। बैठना चलने वाले के दल में तू आज तमाशा बनकर तू क्यों बैठ गया है पथ पर। लेखक कह रहे हैं, भले आपके मन में ध्येय ना हो, विशेष प्रकार की इच्छा ना हो, लेकिन आपको आगे, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य भला ना हो चलने का, लेकिन आपको चलना है, क्योंकि रास्ता अभी बहुत लंबा है। जो लोग चल रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, आपको भी उनके जैसा परिश्रम करना है, कदम कदम आगे बढ़ाना है, जीवन रूपी नाव को आगे ले जाना है। लेकिन तुम उनको देखकर निराश होकर, निश्चल होकर बैठ गए हो। उठो, आपको आगे जाना है। फिर कहते हैं, मानव का इतिहास रहेगा। लेखक कहते हैं, चलने वाले का ही इतिहास होता है, आपका भी इतिहास बनेगा। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी आदि आदि देशभक्तों ने जो इतिहास बनाया है, ऐसी नहीं बना उनका इतिहास। उन्होंने भी समय को देखकर, समय के कठिनाइयों को देखकर, जीवन संग्राम में उन्होंने भी संघर्ष किया था, फिर उनका इतिहास बन गया। उसी तरह से आपका भी इतिहास बन सकता है। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा। वह आपके बारे में, आपकी विचारधारा के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में आने वाले पीढ़ी को बताने का प्रयास करेगा। जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आज हम उनके विचारों को, उनके देशभक्ति को, उनके कार्य को, उनके कठिनाइयों को देखते हैं, उसी तरह से आपका भी इतिहास बनेगा। इतिहास के पन्नों के ऊपर आपका भी नाम अंकित होगा। यह जीवन क्षणभंगुर है, किसी न किसी दिन इस संसार से चले जाना है। इसलिए हमेशा जीवन के पथ पर चलते ही रहना है। लेखक कहते हैं, जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों चलकर तू क्यों बैठ गया है पद पर। लेखक यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, यानी कि चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। अगर हम कुछ संघर्ष नहीं करेंगे तो हम मृतक के जैसे साबित हो जाएंगे। हमको मृतक के जैसे साबित होना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। लेखक कहते हैं, ऐसा ना हो कि निराशा के कारण हम मृतक जैसे दिखे। जीवित रहने का प्रमाण देना है तो रास्ते पर चलना पड़ेगा। अतः कवि कहते हैं, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं चिता के पास जाते समय भी अपने पैरों पर चलकर ही जाऊं, अर्थात मरते दम तक आशा के साथ जीवन रूपी संग्राम में आगे ही
बढ़ता जाऊं। लेखक इस छोटी सी कविता के माध्यम से जो जीवन रूपी संग्राम में, इस जीवन की कठिनाइयों में, जो जीवन से भयभीत होकर, नाराज होकर, निराशा में रहकर अपने कार्यों में ध्यान ना देते हुए विशेष प्रकार से एक दल में बैठकर, चुपचाप बैठकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले उस नौजवानों को, उस समाज को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं। और वो कहते हैं इस तरह से चुपचाप बैठने से जीवन संग्राम जीता नहीं जा सकता है। व्यक्ति के जीवन का आरंभ ही संघर्ष से हुआ है। बिना संघर्ष किए, बिना मुसीबतों को, तकलीफ़ों को, दुखों को, कठिनाइयों को झेले बगैर इस जीवन की सार्थकता ही नहीं होती है। इसी में हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। इसको तपाना पड़ता है, तब जाकर हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बड़ी सुंदरता के साथ ये वाक्य किए हुए, कविता बिल्कुल छोटी है, लेकिन उन्होंने जो शब्द की जो शाब्दिक रचना की बहुत ही सुंदर होती है। चलिए, तू क्यों बैठ गया है पद पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तू पग आगे। बैठना चलने वाले के दल में तू आज तमाशा बनकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता ही किंतु राह जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। जीवित भी तू आज मरासा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर। मित्रों, इसके साथ हम यहीं पर इस कविता को समाप्त कर देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में फिर से एक कविता लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, कविता इससे पहले बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे अध्यापकों ने इस कविता का पठन किया है, भावार्थ, शाब्दिक अर्थ आदि आदि को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी हम अपनी तरफ से, अपनी ओर से एक छोटा सा प्रयास आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चन जी की कविता शायद आपको पसंद आई होगी, या फिर इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, फिर भी हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो अब तक मुझे सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके जो तेलुगु भाषी छात्र हैं, उनके लिए ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि यह कविता काव्य निधि से नवीन पद्य भाग से आपके सामने आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी हुई सी कविता है। इस कविता का संदर्भ, इस कविता का सारांश बच्चन जी के जीवन के ऊपर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, तो आदि आदि बातों के ऊपर इसका ध्यान आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। आपको लगभग इस बात पर ध्यान रखना होगा कि बच्चन जी का पूरा जीवन परिचय, बच्चन जी की रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखने के लिए कह रहा हूँ। विशेष करके ये जो कवि है, ये कवि जो है हलावाद के प्रवर्तक है। यानी कि हिंदी साहित्य में बहुत सारे वाद आए थे, जैसे कि छायावाद आया था, प्रगतिवाद आया था, प्रयोगवाद आया था, हलावाद आया था, फिर बाद में दलितवाद आया, नारीवाद आया, बहुत सारे वाद आए थे। लेकिन हलावाद जो है विशेष रूप में आया था, और इस हलावाद की जो मुख्यतः 3 कृतियाँ आपके सामने, जो 3 काव्य
हरिवंश राय बच्चन जी ने आपके सामने रखने का जो प्रयास किया था वो काव्य इस प्रकार के थे: मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। यानी कि पूर्ण रूपता से हलावाद को केंद्र में रखकर ही इस काव्य का निर्माण या काव्य का ताना बाना उसी से आपको मिल सकता है। ये छोटी सी सूचना आपके सामने रखते हुए आपको फिर से एक बार हृदय की गहराई से नमस्कार करते हुए इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।